नमस्कार। इग्नू की तरफ से सभी का स्वागत है। जिन विद्यार्थियों के पास बीपीएससी 132 या बीपीएससी 212 का सब्जेक्ट है, उनसे रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है लेजिस्लेचर, जिसको विधायिका या विधानपालिका कहा जाता है। भारत सरकार के 3 अंग हैं: विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधानपालिका कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका इसको लागू करती है और न्यायपालिका इसकी रक्षा करती है। तो चलिए आज हम विधानपालिका के बारे में बात करेंगे। लेजिस्लेचर वर्ड लैटिन भाषा के लेक्स शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विशेष प्रकार का विधि नियम। और जो संस्था विधि का निर्माण करती है उसको हम लेजिस्लेचर या विधानपालिका कहते हैं। भारत में लेजिस्लेचर 2 लेवल पे काम करता है, यूनियन लेवल और दूसरा स्टेट लेवल। यूनियन लेजिस्लेचर भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 के तहत पार्लियामेंट का गठन किया गया है, जिसके 3 कंपोनेंट होते हैं: भारत के राष्ट्रपति और 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है या हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, यह अस्थायी सदन होता है। और राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है और यह परमानेंट चैम्बर होता है, यह कभी भी भंग नहीं होता है। और इसी प्रकार भारत के राष्ट्रपति का पद भी कभी रिक्त नहीं होता है। उनकी एब्सेंस में भारत के उपराष्ट्रपति उनके कार्यों की देखरेख करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति वहाँ की कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में भारत के राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग हैं। हालांकि वो किसी भी सदन की किसी भी कार्रवाई में भाग नहीं लेते हैं, फिर भी वह मेन कंपोनेंट हैं। भारत के प्रेसिडेंट सदन को चलाने का निर्देश देते हैं और उनके पास ये भी शक्ति है कि वह लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति ना मिले। द प्रेसिडेंट आल्सो हैड पावर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस। भारत के राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश किस स्थिति में जारी करते हैं? या तो उस समय सेशन ना चल रहा हो या फिर इमरजेंसी लगी हो, यानी आपातकाल की स्थिति हो, तो उनके ऑर्डिनेंस की वही महत्व होती है जो किसी विधेयक की दोनों सदनों में पास होने के बाद होती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टर्म द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टेबल ऑफ प्रेसिडेंस है, उस हिसाब से भारत के राष्ट्रपति को प्रथम व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। इस टेबल के अनुसार सबसे ऊपर भारत के राष्ट्रपति आते हैं, दूसरे नंबर पर भारत के उपराष्ट्रपति आते हैं, तीसरे नंबर पर भारत के प्रधानमंत्री आते हैं। तो इस प्रकार से सभी का पद इसमें डिफाइन किया गया है। लोकसभा, लोकसभा को नियम सदन कहा जाता है और देश की जनता लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करती है। यह प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। इसकी कुल संख्या 552 है, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों में से चुने जाते हैं और 20 सदस्य यूनियन टेरिटरी में से चुने जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं जो एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंध रखते हों। ये जो मेंबर्स का प्रपोर्शन है, ये 1971 की पॉपुलेशन के बेस पे बना हुआ है। इसमें अभी तक फेरबदल नहीं किया गया है। अभी आने वाले 2026 में इसमें फेरबदल किया जाएगा। इलेक्शन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। जो लोकसभा का मतदान होता है वो वयस्क मताधिकार के हिसाब से होता है। जो भी वयस्क जिसकी आयु 18 साल या इससे ऊपर है, उसको वोट डालने का अधिकार है। यह आयु पहले 21 साल की थी, परंतु 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसको 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया है। और लोकसभा के सदन का कार्यकाल 5 साल तक होता है, परंतु इसको राष्ट्रपति चाहे तो पहले भी भंग कर सकते हैं। लोकसभा मेंबर बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए? एक तो वो भारत का नागरिक हो, दूसरा उसने अपनी आयु 25 वर्ष पूरे कर लिए हों और जो कानून के द्वारा निर्धारित क्वालिफिकेशन है वो फुलफ़िल करता हो। और कोई भी कैंडिडेट किसी भी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है और उसके पास कोई भी लाभ का पद ना हो। इसके अतिरिक्त उसे न्यायालय द्वारा अस्वस्थ या दिवालिया घोषित ना किया गया हो। तो इसके मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन किस आधार पर होगी? कोई भी पर्सन दोनों सदनों का सदस्य नहीं रह सकता और
ये कोई भी प्रत्याशी अगर एक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ता है और वो एक से अधिक सीटों पर चुनाव जीत जाता है तो उसको अंत में एक सीट ही रखनी पड़ती है, वो उसकी चॉइस की हो सकती है। इसके अतिरिक्त कोई पर्सन जो स्टेट लेजिस्लेचर से ऑलरेडी मेंबर हो और वो लोकसभा का चुनाव जीत गया हो तो उसको लोकसभा का मेंबर बनने के लिए अपनी विधानसभा वाली सीट छोड़नी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त और कौन सी कंडीशन पे डिस्क्वालीफाई हो सकता है? यदि कोई व्यक्ति संसद सत्र से 60 दिन से अधिक अब्सेंट रहे तो उसका योग्य घोषित किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने 60 दिन से अधिक अब्सेंस रहना है तो उसको पहले उसकी सूचना देनी पड़ेगी। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति भारत को छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तब भी उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। राज्यसभा राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं। इसके मेंबरों की संख्या 250 है, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में अनुभव प्राप्त किए व्यक्ति होते हैं, और बाकी 238 सदस्य राज्य विधानसभा द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। राज्यसभा का जो इलेक्शन होते हैं वो इंडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, यानी ये अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है एक समान नहीं है, यह राज्य की जनसंख्या पर आधारित है। किसी राज्य में सिर्फ एक सीट है और किसी राज्य में 34 सीटें हैं। जैसा कि ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है, यूपी में 34 सीटें हैं, परंतु एट प्रेजेंट यूपी में 31 सीट्स हैं, क्योंकि जब 2000 में यूपी का विभाजन हुआ था तो नया राज्य बना था उत्तरांचल, जिसको हम उत्तराखंड कहते हैं। तो 3 राज्यसभा सीटें उस राज्य में चली गई हैं। राज्यसभा कंटिन्यू चैम्बर है, यह कभी भंग नहीं होता। हालांकि इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं और राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल तक रहता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो 6 साल से पहले भी रिजाइन दे सकता है। स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा को कुछ विशेष शक्तियाँ दी गई हैं। सबसे पहली कि वह लोकसभा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी मामलों की सूचना प्राप्त कर सकता है। दूसरा, वो आर्टिकल 249 के तहत कोई भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है या प्रस्ताव पारित कर सकता है। और तीसरा, आर्टिकल 312 के तहत वो ऑल इंडिया सर्विसेज यानी अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है, एक या एक से अधिक पोस्ट क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, इसको हम पीठासीन अधिकारी कहते हैं। यह दोनों सदनों में प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को हम स्पीकर कहते हैं और राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को चेयरपर्सन कहते हैं। और स्पीकर की एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर काम करेंगे, चेयरपर्सन की एब्सेंस में डिप्टी चेयरपर्सन काम करेंगे। द स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसका पद काफ़ी सम्मानजनक होता है और एक बार लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने के बाद उसका किसी भी पार्टी से कोई तरह का ताल्लुक नहीं रह जाता है, वो निष्पक्ष रूप से अपना कार्य करता है और वह सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाते हैं। उनका जो मेन दायित्व होता है वो सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाना होता है। इसके अतिरिक्त स्पीकर सदन में प्रश्न पूछने या प्रस्ताव लाने की अनुमति देते हैं और कुछ मामलों में स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है। इसके अतिरिक्त स्पीकर ये अध्यक्ष जो लोकसभा अध्यक्ष है वो ये सर्टिफाइड करते हैं वेदर ए बिल इज़ मनी बिल और नोट, यानी जो फाइनेंस बिल आता होता है वो मनी बिल है कि सिंपल फाइनेंस बिल है, इसको सर्टिफाइड लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। और स्पीकर को फर्स्ट इंस्टेंट में वोट डालने का अधिकार नहीं है, वो अपनी वोट तभी कास्ट करेंगे जब टाई की कंडीशन होगी। इसके अतिरिक्त वह विभिन्न समितियों का गठन करते हैं जिसको हम सेक्रेटेरिएट या सकत्तर के नाम से जानते हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष का एक स्पेशल फीचर ये है वह तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक नई संसद या नया स्पीकर नहीं आ जाता, यानी लोकसभा बंद होने के बाद भी स्पीकर का पद यथावत बना रहता है नई लोकसभा सरकार बनने तक। इन दी एब्सेंस ऑफ स्पीकर द डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड द हाउस, जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो स्पीकर की एब्सेंस में काम करते हैं। नेक्स्ट है द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वही राज्यसभा के
पदेन सभापति होते हैं। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की एब्सेंस में उनके कार्यों की देखरेख कर रहे होते हैं तब वो राज्यसभा के सभापति नहीं रहते हैं। उस स्थिति में जो डिप्टी चेयर पर्सन है वो इनका काम करते हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इनका चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इनका चुनाव की एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसको सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट कहते हैं। और जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो किसी भी हाउस के सदस्य नहीं होते हैं, ना लोकसभा के होते हैं ना राज्यसभा के होते हैं। और भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। हालांकि उनको राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके उनको अपने पद से हटाया भी जा सकता है, परंतु इसके लिए उनको लोकसभा की मंजूरी भी आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त वह 5 साल से पूर्व रिज़ाइन भी कर सकते हैं। द फंक्शन एंड ड्यूटी ऑफ चेयरपर्सन राज्यसभा एज सेम एज दिस ड्यूटीज ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कानून बनाने की प्रक्रिया। कानून बनाने का काम इसका जो विधान पालिका का जो प्राइमरी काम है वो कानून बनाना ही है। जो बिल होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। यहाँ पे हम 2 की बात करेंगे, वैसे वो 4 तरह के होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी बिल, दूसरा होता है फाइनेंस बिल, तीसरा होता है मनी बिल, चौथा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। पर आपके जो सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे 2 की बात की गई है, मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल। जो मनी बिल होता है वो सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत होता है। और जब कोई भी विधेयक होता है इसको कोई भी या तो कोई मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है या किसी अन्य सदस्य द्वारा, कोई भी सदन का सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में इसको प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग स्टेजें दी गई हैं, उसका हम बात करेंगे। इसमें फर्स्ट स्टेज होती है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फाइनल स्टेज आती है। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट स्टेज की। इस स्टेज में बिल की इंट्रोडक्शन होती है, यानी उसको फर्स्ट रीडिंग कहते हैं। आमतौर पे इसको प्रस्तुत करते समय कोई बहस नहीं होती है। इन केस इसका विरोध हो जाए तो उसको विरोध करने वाले सदस्य को विरोध करने का कारण बताना होता है। अगर वो कारण बता देता है देन इसके ऊपर वोटिंग होती है। अगर सदन में इसके पक्ष में वोटिंग हो जाती है तब इसे प्रस्तुत किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाता। नेक्स्ट, फिर अगर ये प्रस्तुत हो जाता है और पास हो जाता है तो इसका सेकंड स्टेज में चल जाता है। ये सबसे लंबी स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, सेकंड स्टेज में 4 विकल्प होते हैं। पहला तो बिल को कंसीडर कर लिया जाता है। दूसरा, इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता है, चयन समिति के पास। चयन समिति वो होती है जिसमें कोई मंत्री नहीं होता है, उसमें बाकी मेंबर होते हैं सदन के जो मंत्री पद पर ना रहे हों, उसमें कुछ विपक्षी मेंबर भी होते हैं। और तीसरा विकल्प क्या है, इसको संयुक्त समिति के पास भेजा जाता है। और चौथा, जनता की राय के लिए जनता के बीच बांटा जाता है। जनरली पहले 3 ऑप्शन अडॉप्ट किए जाते हैं। चौथा ऑप्शन सिर्फ उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है जब विधेयक के खिलाफ जन आंदोलन हो या भारी विवाद हो। तो सेकंड स्टेज में क्या होता है, जब बिल को कंसीडर किया जाता है तो फर्स्ट डे विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा होती है। इसके जितने भी क्लॉज होते हैं उस पर 1 बाय 1 चर्चा होती है। उसके यदि विधेयक को अपनाया गया तो उसमें संशोधनों पर विचार होता है, तो किस प्रकार के शोधन करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, वो प्रोसेस इसमें होता है। और इन केस यदि बिल चयन समिति के पास भेजा हो तो उसके चयन समिति के जब उसकी चर्चा हो जाती है तो उसकी रिपोर्ट सदन को प्रस्तुत की जाती है। और ये वाला जो स्टेज होती है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग स्टेज होती है। और जब इस स्टेज में विधेयक की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो इसको थर्ड स्टेज में भेजा जाता है। तो थर्ड स्टेज क्या होती है, थर्ड स्टेज का जो होता है बिल पर संक्षिप्त चर्चा होती है। और इसके अतिरिक्त कुछ फॉर्मल अमेंडमेंट होते हैं, इसको हम फाइनल रीडिंग कह सकते हैं। इसमें कुछ कमी पेशी होती है, उसको दूर किया जाता है। जब सभी संशोधन समाप्त हो जाते हैं तब यह बिल दूसरे सदन को भेजा जाता है। यानी ये जो 3 स्टेजें हमने की हैं ये एक सदन की थी। इसके बाद यह बिल दूसरे सदन में चल जाएगा, दूसरा सदन भी सेम यही प्रक्रिया करेगा। और दूसरे सदन पे जाने के बाद उनके पास क्या क्या होते हैं, उनके पास भी 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि इसको ज्यों का त्यों पास कर दें। दूसरा ऑप्शन होता है उनके पास या तो इसको संशोधन करके और संशोधन रिकमेंड कर दें, ये अमेंडमेंट है, इसको पहले सदन को वापस कर देंगे,
या इसको पूरी तरह से खारिज कर कर पहले सदन को वापस कर देंगे। और तीसरा ऑप्शन क्या है उनके पास, वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इसको अपने पास रखेंगे। अगर इसको वो 6 महीने या इससे अधिक की अवधि में अपने पास रखेंगे तो यह ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाएगा। अगर दूसरा सदन कोई अमेंडमेंट करके उसको भेजता है तो उसमें पहला सदन क्या करता है, तो पहला सदन संशोधन के जो संशोधन उन्हें किए होते हैं उसको स्वीकार कर लेता है। तो स्वीकार करने के बाद दूसरे सदन को उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। और दूसरा विकल्प क्या है, पहला सदन संशोधन स्वीकार नहीं करता परंतु फिर भी उनको जानकारी देनी पड़ती है कि उन्होंने संशोधन स्वीकार क्यों नहीं किए। यदि दोनों सदन किसी सहमति पर नहीं पहुंचते हैं तो फिर भारत के राष्ट्रपति इंटरवेन करते हैं। तो राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुलाते हैं। देन साधारण बहुमत से इसको या तो पूरे सिरे से पास किया जाता है या फिर खारिज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इसकी 3 स्टेज खत्म हो जाती हैं। जो 3 स्टेज हैं दोनों सदनों की जब खत्म हो जाती हैं तो इसकी आती है फाइनल स्टेज। फाइनल स्टेज में क्या होता है, फाइनल स्टेज में बिल जब दोनों सदनों से पास हो जाता है तो लोकसभा के अध्यक्ष इसको साइन करके भारत के राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति इसको मंजूरी दे देते हैं तो यह बिल एक्ट बन जाता है, यानी कि यह कानून बन जाता है। और प्रधानमंत्री चाहें तो इसको नामंजूर भी कर सकते हैं। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति इसको रिकन्सिडर करने के लिए इसको सदन में वापस भेज सकते हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा, जब इसको दोबारा पुनर्विचार किया जाएगा इस बिल पर, तो अगर दोनों सदन में दोबारा ये पारित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति को मंजूरी देनी पड़ती है। ऐसा 44th अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था। उसमें आया था अगर दूसरी बार राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो उसको दोबारा खारिज नहीं कर सकते, वो एक बार ही खारिज कर सकते हैं। जो खारिज करने की पावर होती है उसको हम वीटो पावर कहते हैं। वो अपनी वीटो पावर एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कानून बनाने की प्रक्रिया बहुत लंबी है और कम समय में कोई भी कानून नहीं बनता। इसके बाद बात करेंगे हम मनी बिल की। मनी बिल में भी यही प्रोसीजर होता है, परंतु मनी बिल में कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसा कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 110, जब तक लोकसभा के स्पीकर मनी बिल को सर्टिफाइड नहीं करते वो मनी बिल नहीं माना जाता। क्योंकि जो भी फाइनेंस बिल होगा वो स्पीकर के पास जाएगा तो वो सर्टिफाइड करेंगे कि ये ऑर्डिनरी फाइनेंस बिल है या ये मनी बिल है। दूसरा, मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ये सिर्फ लोकसभा में होगा। क्योंकि ऑर्डिनरी बिल था वो दोनों में से किसी सदन में भी प्रस्तुत हो जाता है, परंतु मनी बिल सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत होगा। अगर एक बार लोकसभा में ये पास हो जाता है तो इसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है। तो राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती। वो ऑर्डिनरी बिल को रिजेक्ट कर सकती है पर मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती। और उसमें ये कंडीशन होती है, जब ये बिल राज्यसभा के पास जाता है तो उनको 14 दिन के अंदर अंदर इसको पास या इसको कोई विचार करना होता है। अगर वो 14 दिन अपने पास रखने के बाद इसमें कोई अमेंडमेंट करते हैं तो ये लोकसभा सदन की मर्जी होगी कि उस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। वो अगर रिजेक्ट भी कर देंगे तब भी ये पास हो जाएगा। इन केस राज्यसभा 14 दिन के अंदर अंदर कोई फैसला नहीं लेती है, वो अपने पास रखती है, तो उस कंडीशन में भी मनी बिल को पास माना जाएगा। जैसा कि हमने ऑर्डिनरी में कहा था, उसमें 6 महीने अगर अपने पास रखते हैं तो वो खारिज हो जाएगा, परंतु मनी बिल में ऐसा नहीं होता। इसकी अवधि 14 दिन के अंदर अंदर होती है। अगर 14 दिन के अंदर वो इसको अपने पास रखती है तो यह बिल ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा। नेक्स्ट है स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको हम विधानमंडल के नाम से जानते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, द्विसदनी और एक सदनी। द्विसदनी को हम बाईकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं, जिसके मेन कंपोनेंट गवर्नर यानी कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होती है। और यूनिकैमरल में राज्यपाल और विधानसभा होती हैं। और यूनिकैमरल रखनी है या बाईकैमरल रखनी है लेजिस्लेचर, ये निर्णय राज्य का होता है। ये राज्य अपनी इच्छा अनुसार अपने विधानमंडल को द्विसदनी और एक सदनी रख सकते हैं। इस पर चर्चा करने से पहले आपको एक ओवरव्यू दे दूं इंडियन स्टेट और यूटी का। एट प्रेजेंट भारत में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। भारत में तेलंगाना जब 2014 में बना था उस टाइम 29 स्टेट थे, जो अक्टूबर 2019 तक 29 ही रहे थे। परंतु
अक्टूबर 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर का विभाजन 2 यूनियन टेरिटरी में हुआ था, तब एक राज्य कम हो गया था, तो उसकी संख्या 28 रह गई थी। अब बात करेंगे यूनियन टेरिटरी की। अक्टूबर 19 तक हमारे यहाँ 7 यूनियन टेरिटरी थी, और अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर में बाइफरकेट करके 2 यूनियन टेरिटरी बनी थी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, और यह इसकी संख्या 9 हो गई थी। लेकिन रिसेंटली जनवरी 2020 को, यानी 26 जनवरी 2020 को 2 यूटी को मर्ज कर दिया गया है। पहली थी दमन एंड दीव, दूसरी थी दादरा एंड नगर हवेली। तो इस हिसाब से एट प्रेजेंट हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। स्टेट लेजिस्लेचर जो बाईकैमरल है वो सिर्फ 6 राज्यों में है, जिनमें से आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश आते हैं। और जो एक सदनी वाला यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है वो 22 राज्यों में है। इसके अतिरिक्त 3 यूटीज़ में है, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। जो रिमेनिंग 5 यूटीज़ हैं वो डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट द्वारा गवर्न होती हैं, उसमें कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, ना विधानसभा है ना विधान परिषद है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विधानसभा की, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके सदस्यों का चुनाव भी प्रत्यक्ष तरीके से होता है, देश की जनता इनका चुनाव करती है। और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से लेकर 500 तक निर्धारित की गई है। हालांकि कुछ केसेस में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत इसकी संख्या घटाई गई है। फॉर एग्जांपल गोवा, सिक्किम और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी संख्या 60 से कम है। और विधानसभा का कार्यकाल 5 साल तक होता है, और जो विधानसभा स्टेट इमरजेंसी के टाइम भंग हो जाती है। नेक्स्ट है विधान परिषद। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या मिनिमम 40 चाहिए, और मैक्सिमम यह है विधानसभा की 1/3 सदस्यों से ज़्यादा ना हो। और इसका जो कंपोजिशन होता है, इसमें कुछ चुने हुए सदस्य होते हैं, कुछ नॉमिनेट सदस्य होते हैं। इन सदस्यों का जो टर्म होता है वो 6 साल तक होता है। हालांकि 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। और जो इस विधान परिषद का सर्वाइवल है ये राज्य पर डिपेंड करता है। राज्य चाहे तो विधानसभा द्वारा इसको रेजोल्यूशन पास करके इसको ख़त्म कर सकती है, इस सदन को। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कानून बनाने की प्रक्रिया। स्टेट असेंबली में कानून बनाने की क्रिया सेम है जैसा पार्लियामेंट में है। यहाँ पे जैसे वहाँ पे राष्ट्रपति हैं, तो जहाँ पे गवर्नर यहाँ पे उसको कानून को मंजूरी देते हैं। तो गवर्नर चाहें तो किसी बिल को अपने पास रिजर्व रख सकते हैं या उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति जितनी देर चाहें अपने पास बिल को रिजर्व रख सकते हैं, उनको इंडेफिनिट टाइम तक रख सकते हैं, इनकी कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो हमारा आज का टॉपिक हो गया। अभी मैं आपको एक बार सम अप कर दूं। जो पार्लियामेंट इंडिया है वो सुप्रीम बॉडी है कानून बनाने की। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। दोनों सदनों का अपने प्रेजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। लोकसभा में स्पीकर होते हैं और राज्यसभा में चेयरपर्सन होते हैं। और इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो कानून बनाना होता है। इसके अलावा यह संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं। और जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो 2 तरह का होता है, बाईकैमरल और यूनिकैमरल। बाईकैमरल एट प्रेजेंट 6 स्टेट में चल रहा है, और यूनिकैमरल 22 स्टेट प्लस 3 यूटी में, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। तो जो आपका हमारा आज का टॉपिक समाप्त हो गया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। थैंक यू।